This is Vision IS test series number 1. So we'll start and do a complete quick revision. So as you can see, I've already solved the paper. We will just discuss the right answer so that we can recall it during the exams. First question is, Indian Constitution is called a living document because Indian Constitution is open to change as per the changing needs of the society, and the Constitution provides enough flexibility of interpretation for both political class and the judiciary. Second question है कि नेशनल कमीशन फॉर जो SC है वो इंक्वायर कर सकता है इंटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रेस्पेक्ट टू डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफ गार्ड्स ऑफ द SC. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें होगा कि जो द इंस्ट्रक्शन ऑन रिजर्वेशन फॉर SC and ST and OBC in services under government of India have been contained various orders issued from time to time to किसके द्वारा by Ministry of Home Affairs and Department of Personnel and Training. इसलिए दो गलत है. Promotion of SC employees is taken care by Department of Personnel and Training and ऐसा कोई लिस्ट मेंटेन नहीं किया जाता NCSC के द्वारा, तो स्टेटमेंट 3 भी गलत है. Article 341 of the Constitution prescribes the procedure for regarding castes as SC. Only proposals agreed by both Registrar of India and the National Commission for SCs are introduced as a bill in Parliament. थर्ड है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसका वो प्रिस्क्राइब करता है सर्टन पॉलिसी जो गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट. दूसरा है कि द गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट. तीसरा सर्टन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. चौथा है कि फेडरेशन इन इंडिया के बारे में कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म. The term federation has been nowhere been used by the Indian Constitution, or it has been described as quasi federal in nature. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म है, फेडरेशन कहीं भी मेंशन नहीं है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट. काजी फेडरल केसी वेयर के द्वारा, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन के द्वारा, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा. फिर हाई कोर्ट के बारे में कि इट कैन विड्रॉ केस पेंडिंग इन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके पास पावर है रिव्यू करने का एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर और डिसीजन. फिर स्टेटमेंट 3 इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि आर्टिकल 31 जो है इज़ द मेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग सेंटर स्टेट इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स. ये जो आर्टिकल कन्फर्स अपॉन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव jurisdiction to deal with dispute involving legal rights and also dispute between government of India and one or more states. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राइट्स enlisted under the right to freedom of religion can be restricted on the ground of तो पब्लिक हेल्थ ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी. ठीक है. सातवां क्वेश्चन कि हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसके लिए कहा गया है तो प्रियम्बल के द्वारा. एन ए पालिकर ने कहा है कि प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. के एम मुंशी ने कहा है हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. फिर सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा है कि प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रेम्ड सो लॉन्ग. फिर 8 है कि आर्टिकल 20 जो है ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, लेकिन ये एक्सटेंड किसको पर नहीं करता है तो प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट और ब्लड स्पेसिमेन. The protection against self-incrimination extends to both oral evidence and documentary evidence. It does not extend to compulsory production of material objects, compulsion to give thumb impression, compulsory exhibition of the body. Further, it extends only to criminal proceedings and not to civil proceedings or proceedings which are not of criminal nature. Where power of state to make any provision for reservation of posts in favor of any backward class of citizen in the service under the state is protected under राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 16(4) कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक्सप्लिसिटली clarifies that a policy like reservation will not be seen as a violation of the right to equality. फिर आर्टिकल 33 है कि the power to make laws under article 33 is conferred only on parliament and not on state legislature. The laws made under article 33 cannot be challenged in any court for violation of any of the
फंडामेंटल राइट्स। और स्टेटमेंट 3 गलत है क्योंकि द एक्सप्रेशन मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस also covers such employees of the armed forces as barbers, carpenters, mechanics, cooks, चौकीदार्स, बूट मेकर्स, टेलर्स जो कि नॉन कम्बेटेंट है। फिर जो ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफिसर्स आर कवर्ड अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कौन कौन सा? तो ऑफिस ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज। तो कैट का जुरिसडिक्शन एक्सटेंड करता है ऑल इंडिया सर्विसेज पे, द सेंट्रल सिविल सर्विस, civil posts under center, and civilian employees of defense service. However, the members of the defense force, officers and servants of the Supreme Court and the Secretariat staff of the Parliament are not covered by it. Next है कि national emergency is declared on the ground of armed rebellion, तो president suspend कर सकता है right to move to the court for enforcement of fundamental rights. 44 जो अमेंडमेंट हुआ था वो आर्टिकल 358 को रिस्ट्रिक्ट किया था दो तरीके से। फर्स्टली जो 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिवेलियन। और आर्टिकल 359 जो है वो ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जो 44th अमेंडमेंट था उसने रिस्ट्रिक्ट किया स्कोप ऑफ आर्टिकल 359 इन टू वेज। फर्स्टली कि जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड नहीं कर सकता, कैन नॉट सस्पेंड राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। ये आर्टिकल 13 है कि राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन टू पंचायत, ये क्या है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। दूसरा है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स, अच्छा नंबर 13 का ये राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू पंचायत, ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो राइट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन इज नीदर फंडामेंटल राइट नॉट अ कॉमन लॉ राइट, इट इज़ अ राइट कन्फर्ड बाय स्टैच्यू एट द मोस्ट in view of the part 9 having added in the constitution, a right to contest election for an office in panchayat may be said to be a constitutional right। ठीक है। ये फिर 14 का है कि द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। तो यह presence of nominal and real executive collective responsibility of the executive to the legislature। However, the Indian Parliament is not a sovereign body like the British Parliament। तो इसलिए सी करेक्ट आंसर है। 15 है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन लीगल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इसलिए 1 इनकरेक्ट है। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, इसलिए 2 भी गलत है। फिर 16 है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बारे में, कि इट वॉज नोन एज the Act for the Good Government of India. It abolished the East India Company and transferred the powers of government, territories and revenues to the British Crown। ठीक। नेक्स्ट है कि right to freedom of religion under the Indian Constitution provides that a person cannot be forced to attend religious instruction in a state recognized educational institution। ठीक है। और स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि आर्टिकल 27 lays that no person shall be compelled to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination। Thus, a fee can be levied on pilgrims to provide them some special service or safety measures। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियन और ओवरसीज इंडियन के बारे में, कि NRI जो है वो एक इंडियन सिटीजन, ही डज नॉट रिक्वायर वीज़ा, who is ordinarily residing outside India and holds an Indian passport। जबकि OCI है कि is a person registered as overseas citizen of India जो कि कार्ड होल्डर है अंडर सेक्शन 7A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इसके पास ये सब बेनिफिट्स है जैसे कि मल्टीपल एंट्री, लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर एनी पर्पस, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। फिर पैरिटी विद NRI इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल फील्ड्स एक्सेप्ट इन मैटर्स, तो किसमें? तो रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर या फिर प्लांटेशन प्रॉपर्टीज में।
फिर 19 है कि स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में कि 7 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1956 का, उसने एक नया आर्टिकल ऐड किया था जिसको कहता है आर्टिकल 350B इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अनुसार देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। फिर it must be noted that the constitution does not specify the qualification, tenure, salary and allowance, service condition, procedure for removal for of the special office for linguistic minorities, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। फिर 20 है कि यूनियन ऑफ स्टेट जो है उसमें अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या इंक्लूड करता है, तो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 1 को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो टेरिटरी है, दूसरा यूनियन टेरिटरी और तीसरा जो एक्वायर कर सकता है। तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो एक वाइडर एक्सप्रेशन है देन यूनियन ऑफ इंडिया बिकॉज द लेटर इंक्लूड्स only states while the former not only includes the states but also union territories and territories that may be acquired. फिर name of a state can be altered by parliament through a bill passed by simple majority of parliament। ठीक है, तो आर्टिकल 4 है उसके अनुसार itself declares that laws made by the made for admission or establishment of new states under article 2 या फिर formation of new states and alteration of areas boundaries or names of existing states under article 3 are not to be considered as amendment of the constitution under article 368। इसका मतलब है कि दिस सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी ये सब पास किया जा सकता है। फिर 22 है कि relationship between liberty and equality, तो without equality liberty would produce the supremacy of the few over many or equality without liberty would inhibit individual initiative। फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का है कि ये सेटअप हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली और इसने रिजेक्ट किया था वन लैंग्वेज वन स्टेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट क्योंकि जब आंध्र state create हुआ था October 1953 में, it intensified the demand from other region for creation of state on linguistic basis। इसके कारण गवर्नमेंट फोर्स हुई एक 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली बनाने के लिए टू री एग्जामिन द होल क्वेश्चन। इट्स अदर 2 मेंबर्स वर के एम पनिकर एंड एच एन कुंजरू। ठीक है, फिर 24 है कि रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में कि पार्लियामेंट बाय लॉ एम्पावर्स एनी अदर कोर्ट अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज रिट जुरिस्डिक्शन फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का इज़ ब्रॉडर दैन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो रिफ्यूज़ कर सकती है टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, फिर 25 है कि टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये हुआ गांधीयन। फिर मतलब बेसिकली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो सोशलिस्ट गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल में ब्रॉड डिस्कस डिवीजन हो सकता है। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल होगा आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47, जबकि गांधीयन प्रिंसिपल होगा आर्टिकल 40 जो कि विलेज पंचायत, आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्री, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 46 SC/ST, आर्टिकल 47 ड्रिंक्स एंड ड्रग्स से रिलेट करता है, आर्टिकल 48 काउ से रिलेट करता है। फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल वाला होगा कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का, आर्टिकल 45 चाइल्डहुड केयर का, आर्टिकल 48 एनिमल एंड एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के बारे में, आर्टिकल 48A एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, 49 आर्टिकल 49 आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट के मॉन्यूमेंट्स के बारे में, आर्टिकल 50 सेपरेशन जुडिशरी के बारे में, आर्टिकल 51 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस के बारे में। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 26 है जोनल काउंसिल के बारे में, तो 1 भी इनकरेक्ट है 2 भी इनकरेक्ट है क्योंकि जोनल काउंसिल जो स्टैट्यूटरी है and not constitutional bodies, they are established by State Reorganization Act of 1956। जो होम मिनिस्टर है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल। ठीक है, और 3 भी इनकरेक्ट है क्योंकि दे आर ओनली डेलिब्रेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी। ये क्वेश्चन नंबर 27 है कि टीम इंडिया विंग जो है नीति आयोग का वो कंप्राइज करता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रॉम एवरी स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री। नीति आयोग का 3 विंग है, एक तो रिसर्च विंग जो कि इन हाउस सेक्टरल एक्सपर्टाइज देता है, कंसल्टेंसी विंग
जो कि मार्केट प्लेस है वेटेड पैनल्स ऑफ एक्सपर्टाइज एंड फंडिंग के लिए फॉर द स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो नीति आयोग इज एबल टू फोकस इट्स रिसोर्स ऑन प्रायोरिटी मैटर्स, जबकि टीम इंडिया विंग जो है वो सारे स्टेट एंड मिनिस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूट करती है एंड सर्व एज अ परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल कोलैबोरेशन। Each representative ensures that every state or minister has a continuous voice and stake in the Niti Aayog and establishes a direct communication channel between state ministry and Niti Aayog. Next है 28 power of judicial review। ये लिया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या लिया गया, तो फर्स्ट पास द पोस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। जबकि आयरिश से लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फ्रेंच से लिया गया प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया चार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया काजी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर। फिर 29 क्वेश्चन है कि which of the following are not constitutional bodies? तो ये होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और NHRC। 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को अंडर आर्टिकल 338B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जो कि पैरेलल है UPSC एट द सेंटर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन अ स्टेट। फिर CVC जो है वो नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर NHRC इज अ स्टैट्यूटरी एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये क्या है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विद रेफरेंस टू बिल कंtemplating सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट, ये इसमें देखो कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय amending the constitution under article 368 and it does not require prior recommendation of the president. उसी तरह under article 368 the bill must be passed कैसे, तो in a house by special majority, that is majority of more than 50% of the total membership of the house and majority of 2/3 members of the house present and voting। क्वेश्चन नंबर 32 है कि इम्प्लीकेशन क्या है प्रेसिडेंट रूल का, तो एक है कि द प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सेकंड है कि द पार्लियामेंट पासेस द स्टेट बजट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल। Therefore, when the president rule is imposed in a state, the president dismisses the state council of minister headed by the chief minister. जबकि the president either suspends or dissolve the state legislative assembly. The parliament passes the state legislative bill and state budget. यहाँ पे नोट करने की बात है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट एज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड इन द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट या फिर suspend the provision of the constitution related to it. In other words, the constitutional provision status, power and function of the concerned state high court remains the same president rule के समय भी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जो है उसके अनुसार अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों था। और जो डायरकी था, दिस डायरकी वाज प्रोवाइडेड एट द प्रोविंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। फिर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1998 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, हैंस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926, किसके लिए, तो फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following conditions should be necessarily satisfied for conducting democratic election? Firstly, हर एक person के पास one vote must have one vote of one value। दूसरा, freedom होना चाहिए contest करने के लिए election। तीसरा, election must be held regularly। और चौथा गलत है क्योंकि there is no compulsion requirement that a winning candidate must secure more than 50% of valid votes polled। The first past the post system requires the winning candidate to merely secure a majority, which may or may not be more than 50% of the total valid votes polled। फिर 35 है कि which of the following is an essential feature of democracy, तो government is limited by basic rules of constitution and citizens right। तो feature of democracy includes
in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people, इसलिए ए गलत है. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. A citizen is eligible for all entitlements including voting rights, whereas a resident can be a foreign national. इसलिए बी गलत है. फिर तीसरा है कि democratic governments rules within limits set by constitutional law and citizens' right. इसलिए सी करेक्ट आंसर है. हालांकि ये देखने का है कि जो फ्रीक्वेंसी और कि कितना रेगुलर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन और रेफरेंडम होता है ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है डेमोक्रेसी का. तो 36 है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में. तो आर्टिकल 30 जो है वो राइट देता है, राइट टू माइनॉरिटीज वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक. ठीक है. तो द प्रोटेक्शन under Article 30 is confined only to minorities, religious or linguistic, and does not extend to any section of citizen as under Article 29. Therefore, there is no specific classification of minorities. Article 30 talks only about only religious and linguistic minorities. इसलिए दो गलत है, दो नंबर गलत है. फिर दूसरा है कि however the term minority जो है वो कभी कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. फिर 37 है कि which of the following is or are correct with reference to function of a constitution. यह पहला है कि it facilitates coordination amongst members of society. दूसरा है कि it places limitation on the power of the government. तीसरा है कि it enables the government to fulfill the aspiration of a society. Statement 2 गलत है क्योंकि the constitution specifies the basic allocation of power in a society. It decides who gets to decide what the law will be. In principle, the question who gets to decide can be answered in many ways. In a monarchical constitution, a monarch decides. In some constitution, like the old Soviet Union, one single party was given the power to decide. But in a democratic constitution, broadly speaking, the people get to decide. ठीक है. प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में तो both the parliament as well as the state legislature can concurrently make a law of preventive detention for reasons connected with the security of the state, the maintenance of public order and the maintenance of supplies and service essential to the community. इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है. फिर आर्टिकल 22 जो है वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू एवरी पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. ये जो है अवेलेबल है दोनों सिटीजन एज वेल एज एलियंस के लिए. तो द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months unless and until an advisory body reports sufficient cause for extended detention. द बोर्ड जो होता है वो मोस्टली कंसिस्ट करता है जज ऑफ हाई कोर्ट. द बोर्ड इज कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट पोस्टेड इन इंडिया कैन नॉट acquired Indian citizenship by birth. ये सही है. दूसरा है कि if he is a citizen of any country, he has to undertake to renounce the citizenship of that country in the event of his application for Indian citizenship being accepted. That is, Indian Constitution provides for only one single citizenship, that is Indian citizenship. इसलिए दो गलत है. फिर यूपीएससी के बारे में है कि जो कंसल्टेशन होता है यूपीएससी का इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट वाइल डीलिंग विद मैटर्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. के लिए यूपीएससी से नहीं कंसल्ट करने की जरूरत है गवर्नमेंट को. अ सिलेक्शन बाय द यूपीएससी थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द पोस्ट अपॉन द कैंडिडेट. मतलब राइट टू पोस्ट नहीं है कैंडिडेट को. 41 है कि आरटीआई के बारे में. तो आरटीआई जो है इसमें दोनों गलत है, 1 और 2. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है वो प्रोवाइड करता है क्रिएशन ऑफ नॉट ओनली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बट ऑल्सो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एट द स्टेट लेवल. देयर इज नो प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. दो गलत है क्योंकि इट इंटरटेन्स कंप्लेंट्स एंड अपील्स pertaining to offices, financial institution, public sector undertaking, etc. under the concerned state government. 42 है कि which of the following function are performed by Constituent Assembly of India. तो पहला enactment of ordinary law, दूसरा adoption of national flag and national anthem, election of first president of India. जो Constituent Assembly थी in addition to making of the constitution इसने ये
function performed किया. It enacted the ordinary law. It also adopted the national anthem on January 24, 1950 and national flag on July 22, 1947. It elected Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950. 43 है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, तो वन गलत है क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथराइजेज द गवर्नर टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ services of the chairman and member of the commission. So there's no qualification prescribed for commission membership except that one half of the member of the commission should be such members who have held office for at least 10 years. दो गलत है क्योंकि although the chairman and member of an SPSC are appointed by the governor, they can be removed only by the president, ना कि governor के द्वारा. The president can remove them on the same ground and in the manner as he can remove a chairman or member of EPSC. फिर है कि which of the following body submits the annual report to the president, तो CVC करता है. Amongst the given bodies, it is only the CVC which presents its annual report to the president. NHRC submit करता है to the central government and to the state government concerned. CIC करता है submits annual report to the central government which places report before each house. फिर 45 है कि इसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले होगा 1 सेपरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश फ्रॉम मद्रास, फिर क्रिएशन ऑफ गुजरात, फिर सेपरेशन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब एंड लास्टली इंक्लूजन ऑफ सिक्किम इन इंडियन यूनियन. सॉरी 45 का सी है, तो आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एजिटेशन एंड डेथ ऑफ प्रोटी श्रीमुलु, a congress person of standing, after 56-day hunger strike for the cause, गवर्नमेंट को फोर्स होना पड़ा लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए पहला, जो कि आंध्र प्रदेश हुआ, by separating तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास इन अक्टूबर 1953. फिर 1966 में स्टेट ऑफ पंजाब हुआ हरियाणा से अलग करके, जो कि 17 स्टेट हुआ इंडियन यूनियन का, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़. 1960 में बाइलिंगुअल स्टेट को बंगवे को डिवाइड किया गया इंटू 2 सेपरेट, महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल एंड गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल. फिर 36th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1975 में, जिससे सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया गया. ठीक है, फिर कमिटीज़ हैं और उनके हेड के बारे में बताना है, तो कौन सा सही है, तो एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड ट्राइबल और माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया, और स्टेट्स कमेटी जो था वो सरदार पटेल के अंदर था. तो एक बार देख लेते हैं. यूनियन पावर कमेटी हो गया जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल, फिर रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट जवाहरलाल नेहरू, फिर स्टीयरिंग कमेटी हो गया राजेंद्र प्रसाद. फिर इंडिया जो है उसको डिस्क्राइब किया गया इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है स्टेट का इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. Hence, the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the constitution. नेक्स्ट है सीबीआई के बारे में कि तो इट कंडक्ट्स प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट. का सही है, बाकी गलत है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1956, लेकिन ये इसके द्वारा क्रिएट नहीं की गई थी, इसलिए वन इनकरेक्ट है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी, जिसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम. जो यूनियन मिनिस्टर है इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी, इसलिए 2 गलत है. 49 है राइट टू एजुकेशन के बारे में. इट प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to all children of the age of 6 to 14 years. So, right to education Article 21A declares that states shall provide free and compulsory education to the children of the age of 6 to 14 years. Or this provision was added by 86th Constitutional Amendment Act of 2002.
राइट टू एजुकेशन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, इसलिए दो गलत है। फिर रेफरेंस टू डेमोक्रेसीज, स्टेटमेंट वन गलत है क्योंकि ऑल कंट्रीज विच होल्ड इलेक्शन मे नॉट बी ट्रू डेमोक्रेसीज, एग्जाम्पल इसका चाइना है। दूसरा गलत है कि ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स डू नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following situation can be considered improper for the imposition of president rule in a state? तो government is deliberately acting against the constitution। दूसरा कि constitutional direction of the central government is disregarded by the state government, जहाँ पे जैसे where constitutional direction of the central government is disregarded by the state government, या फिर internal subversion जहाँ पे for example a government is deliberately acting against the constitution and the law or is fomenting a violent revolt, maladministration in the state or allegation of corruption against the minister or stringent financial exigencies of the state, ये improper है president rule के लिए। नेक्स्ट है कि चीफ लॉ ऑफिस जो है गवर्नमेंट का इन द स्टेट, द ड्यूटीज ऑफ द एडवोकेट जनरल क्या इंक्लूड करता है? टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अपॉन लीगल मैटर्स विच आर रिफर्ड टू हिम बाय द गवर्नर। फिर टू परफॉर्म सच ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द गवर्नर। ये दोनों मेन है, तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है। फिर 53 आ गया, which of the following amounts to a violation of any of the fundamental duties? पहला है कि encouraging enmity between different section of people on grounds of language or religion, trade in rare and endangered species. The various criminal laws in force provides for punishment of for encouraging enmity between different section of people on grounds of language, race, place of birth, religion, and so on. Wildlife Protection Act of 1972 prohibits trade in rare and endangered species. Duty to cast vote is not a fundamental duty under the constitution. फिर है कि which of the following do not hold office during the place of the president? तो एक हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, दूसरा हो गया मेंबर ऑफ यूपीएससी, तीसरा हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन। फिर द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है वो बोरो किया गया इंग्लैंड से, इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। दूसरा कि द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। CAG holds office for a period of 6 years or up to the age of 65 years. He can also be removed by the president on the same ground and in the same manner as a judge of the Supreme Court. The president can remove the chairman or any other member of UPSC from the office under the following circumstances, like if he is insolvent, if he engages in a paid employment, if he is in opinion of the president unfit for the office. In addition, president can also remove the chairman or any other member of UPSC for misbehavior. Chief Election Commissioner is provided with the security of tenure. He cannot be removed from his office except in the same manner and on the same grounds as a judge of the Supreme Court. 55 होगी with reference to electoral constituencies in India, which of the following is true? तो दोनों गलत है क्योंकि the representatives of state in Lok Sabha are directly elected by the people from the territorial constituencies in the state, and the boundaries of the Lok Sabha constituencies are not the same as district boundary. फिर है कि दूसरा है कि after every census a readjustment is made in allocation of seat in the Lok Sabha to seats to the states and division of each state into territorial constituencies. मतलब कि since the number of Lok Sabha allocated to each state is lesser than the number of assembly, there may be many assemblies constituencies in one Lok Sabha constituency. ठीक है। Number 56 है कि which of the following cannot be considered an advantage of democratic system? तो ये disadvantage है कि it invariably leads to absolute rule of the majority. Advantage होगा कि it enhances dignity of the citizen, it aids with the differences and assets in conflict resolution, फिर it improves the quality of decision making.
नेक्स्ट है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कि हिज सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी इज फाइनल। ठीक है, तो CAG is also responsible for the audit of local bodies, that is Panchayati Raj institution and urban local bodies under the provision of some of the state acts, and provides technical and administrative guidance for accounting and audit function in all states. मतलब कि some like local bodies, not all local bodies, and all the states. As per Article 279, net proceeds means the proceeds of the tax or duty minus the cost of collection. The next है कि in which in order to set free an arrested person if the manner or ground of arrest are not lawful, which of the following writ is the court likely to issue? इसका होगा habeas corpus. habeas corpus होता है, उसका mandamus होता है. The writ is issued when the court finds that a particular offender is not doing legal duty. फिर प्रोहिबिशन हो गया, ये हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को दिया जाता है जब when the court considers that the case goes beyond its jurisdiction. फिर co-warranto है if the court finds that the person is holding office but is not entitled to hold that office. Sedentary है कि under this writ the court orders a lower court or another authority to transfer a matter pending before it to higher authority or court. The doctrine of basic structure जो है limits the power किसका, तो पार्लियामेंट का. It rule जो केशवानंद भारती केस था 1973 में, it overruled गोलकनाथ judgment 1967 का, and it upheld the validity of 24th Amendment Act, which stated that the Parliament is empowered to abridge or take away any of the fundamental rights. वो आर्टिकल 360 इसमें की है कि it does not enable it to alter the basic structure of the constitution. It limits the power of the parliament. नेक्स्ट है फिनांस कमीशन का कि द चेयरमैन ऑफ द कमीशन शुड बी अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स. ये गलत है, नॉट करेक्ट बताना है. तो द मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ये दोनों गलत है. तो सही हुआ कि इट इज़ अ काजी जुडिशियल बॉडी विच इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो जो फिनांस कमीशन है कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर members to be appointed by the president. They are eligible for reappointment. इसलिए 3 गलत है. फिर द चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स. सो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. फिर 61 है कि theory of basic structure का कि it places the judiciary as the final authority in deciding if an amendment violates the basic structure and what constitutes the basic structure. There is no mention of this theory in the constitution. ठीक है, तो और लास्ट वाला गलत है क्योंकि while a lot of political controversy surrounding this commission, the commission stuck to the theory of basic structure and did not suggest any measures that would endanger the basic structure of the constitution. This shows the significance of basic structure doctrine. मतलब जो जस्टिस वेंकटेशलैया कमिटी थी. फिर 62 होगा which of the following are part of the rights to fundament freedom under fundamental rights. तो है right to practice any profession, right to move out of the country और right to elementary education. ये 19 से लेके 22 के बीच में है. ठीक है. 63 है कि ऑफिस ऑफ लोकायुक्त के बारे में कि पहला तो है कि ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया डू हैव अ लोकायुक्त एंड देयर आर नो लोकायुक्तस do not have a लोकायुक्त and there are no लोकायुक्त in जम्मू कश्मीर पुडुचेरी एंड तेलंगाना अभी तक. इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है. लोकायुक्त एंड उपालोकायुक्त आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट. While appointing the governor in most of the state consults chief justice of the state high court and leader of opposition in the state assembly. लेकिन आंध्र प्रदेश में इससे थोड़ा अलग तरीका है अपॉइंटमेंट का. फिर 64 है कि राइट टू प्रॉपर्टी. तो इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एक्वायर पोजेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था. लेकिन 1973 द सुप्रीम कोर्ट गेव अ डिसीजन दैट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट था जिसने रिमूव किया. तो अभी राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A. फिर 65 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन वर मेड बाय द सरदार स्वरण सिंह कमिटी.
in regards to fundamental duties, तो पहला है कि it recommended inclusion of separate chapter on fundamental duties in the constitution. It recommended that the parliament may provide for imposition of penalty or punishment for any non-compliance with any of the duties. And जो एक्सेप्ट नहीं हुआ वो था कि पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज और पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एनी कंप्लायंस विथ और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज। फिर 66 है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि इट्स फर्स्ट सिटिंग was on 9 December 1946 and reassembled as Constituent Assembly for Divided India on 14th August 1947. Its members were chosen uh, in, by indirect election by the member of provincial legislative assemblies that was established by Government of India Act of 1935. And the Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by Committee of the British Cabinet known as Cabinet Mission. Uh, it held its first meeting sitting before India became independent. That is right, where its members were chosen by indirect election by the members of the Provincial Legislative Assembly. This is also right. 67 है कि rights are available to both the citizen and non-citizen in our constitutional framework. ये होगा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दूसरा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम और राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिर्फ सिटीजन्स को है, ठीक है। तो जो सिटीजन्स को है वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 और आर्टिकल 22 के लिए एनिमी एलियंस के लिए ये नहीं है। ऑल राइट्स दैट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड एलियंस, हाउएवर एनिमी एलियंस subject of the country that is at war with India enjoy lesser rights than the friendly aliens. Example, they do not enjoy protection against arrest and detention. Article 22. तो आर्टिकल फिर बोथ सिटीजन और एलियन को कौन कौन से था? आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23। 68 है कि preamble declares India as sovereign. इसका मतलब है कि there is no authority above India and is free to conduct its own affair. India can acquire a foreign territory or it can cede a part of its territory in favor of a foreign state. 69 है कि article of the Constitution of India safeguards one's right to privacy. ये होगा article 21. Article 21 has expanded over the year through judicial precedents. Right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21 and as a part of freedoms guaranteed by Part 3 of the Constitution. 70, which of the following is the latest duties to the list of fundamental duties? So you have to provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. ये हुआ था to provide 86th constitutional amendment के through. 71 है कि framers of our constitution opted for free political competition in election as the way to select our leader. क्यों? क्योंकि it provides incentive to the political parties to voice the concern of the people. Option D. फिर 72 है कि who among these enjoy all the privileges and immunities that are available to member of parliament? तो ये अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल के पास है। फिर which of the following falls within the purview of law as contained under Article 13? तो पहला है permanent laws enacted by the parliament, दूसरा ordinances issued by the president और तीसरा delegated legislation, ये सब होगा। फिर non legislative source of law that is custom or usage having the force of law, ये भी होगा। फिर 74 होगा कि asymmetrical federalism arises because of constitutionally embedded differences between status of different state, मतलब कि जैसे जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370, नॉर्थ ईस्ट को आर्टिकल 371। Indian federalism has been constitutionally asymmetrical to meet the specific needs and requirements of some subunits of the states. Okay. फिर रूल ऑफ लॉ जो है एज कंसिडर्ड बाय डाइसी आर एप्लीकेबल टू द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, तो कौन सा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। तो इन इंडिया हाउएवर the written constitution is the source of legal liberties of citizens, so therefore all the laws flows from the constitution.
The first and second elements are applicable to the Indian system and not the third one, which is principle of constitution or the result of the ordinary law of the land. In the Indian system, the constitution is the source of individual rights. Next है कि right to compensation in case of acquisition of private property by the state is guaranteed when the state acquires the property of a minority educational institution, and दूसरा है कि when the state acquires the land held by a person under his personal cultivation subject to statutory ceiling limits. तो in case of violation, the aggrieved person cannot directly move the Supreme Court under Article 32 for its enforcement. He can move the High Court under Article 226. Right to property is a legal right, not a fundamental right. ठीक है. तो when the state acquires the property of a minority educational institution, इसलिए वन करेक्ट आर्टिकल 30 के अंदर और आर्टिकल 31A के अंदर. फिर 77 है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवेल्स द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट. कैसे? तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16. फिर नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोवाइडेड इन एनी स्टेट मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 28. और फिर राइट ऑफ ऑल माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द चॉइस अंडर आर्टिकल 30. फिर 78 है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो था उसमें है कि लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन विथ अ मैक्सिमम ऑफ 8% ऑफ विच 50% जो है वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे, और 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकपाल जो है वो SC ST और OBC माइनॉरिटी और वुमेन से होंगे. प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन बॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द लोकपाल विथ subject matter exclusion and specific process for handling complaints against the prime minister. So according to Lokpal and Lokayukta Act 2013, the PM comes within the jurisdiction of Lokpal, but Lokpal will not inquire the PM if the allegation of corruption is related to international relation, external and internal security, public order, atomic energy and space. ठीक है. फिर जो लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया फॉर द रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किसके अंदर हुआ था? तो फजल अली कमीशन के अंदर. बोथ धर कमीशन JVP कमिटी रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द basis for reorganization of the state. फिर नेक्स्ट है कि द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये किसके अंदर हुआ? तो मिनेर्वा मिल्स केस. जो चंपा कम डोराजन केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने rule that in case of any conflict between fundamental rights and directive principle, fundamental rights prevail करेगा. गोलकनाथ केस 1976 था, उसमें सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और abridge any fundamental rights which are sacrosanct in nature. फिर केशव नंद भारती केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of the amendment made the fundamental rights conferred by Article 14 and 19 as subordinate to the directive principle specified in Article 39B and C. फिर मिनेर्वा मिल्स केस था जिसमें the harmony and balance between the two is essential feature of the basic structure of the constitution. इसके बारे में बात हुई. तो फिर नेक्स्ट है कि स्टेट्स का करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी. तो इसमें होगा पहले गुजरात, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल एंड लास्टली महाराष्ट्र. बिहार में 40 है, महाराष्ट्र में 48 है, गुजरात में 26 है, वेस्ट बंगाल में 42 है. तो इसलिए गुजरात, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र. फिर नेक्स्ट NHRC का है कि अ सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज इट्स मेंबर. ये कमीशन जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी है कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरपर्सन and 4 members. Hence, statement 1 is not correct. The chairman should be a retired Chief Justice of India and member should be serving or retired judge of the Supreme Court, a serving or retired Chief Justice of High Court, and 2 persons having knowledge or practice experience with respect to human rights. उसके बाद लास्ट है कि द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए 6-member कमिटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है एज हेड, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है और लीडर ऑफ अपोजिशन होता है इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल होम मिनिस्टर. फिर नीति आयोग का है कि 83 द कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग. चेयरपर्सन होता है PM, गवर्निंग काउंसिल होता है CM ऑफ ऑल द स्टेट, चीफ मिनिस्टर UT. रीजनल काउंसिल होता है जो कि स्पेसिफिक इशू और कॉन्टीजेंसीज पे ध्यान देता है. फिर स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं. फुल टाइम
फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होता है, इसमें वाइस चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, जो कि ही एंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है वाइस चेयरपर्सन को। फिर मेंबर जो होता है वो फुल टाइम होता है, इसको भी रैंक ऑफ मिनिस्टर मिलता है। पार्ट टाइम मेंबर होते हैं मैक्सिमम 2 फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटी। फिर एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं 4। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कि पीएम अपॉइंट करता है फॉर फिक्स टेन्योर। सेक्रेटेरिएट होता है एज डीम्ड नेसेसरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज। ये हविस कॉर्पस कर सकते हैं। प्रोहिबिशन जो है ये इट इज़ नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज, उसे तो कोवेरेंटो। फिर 85 है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का कि इट कैन इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। SHRC can inquire into violation of human rights only in respect of subjects mentioned in state list and concurrent list of the 7 schedule। तो इसलिए 1 गलत है। फिर it can intervene in any proceedings involving allegation of violation of human rights pending before a court। फिर 86 है कि which of the following directives are provided under the Constitution of India। तो पहला to promote international peace and security, दूसरा to provide adequate facilities for instruction in mother tongue at the primary stage of education to children belonging to किस पे को तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। फिर ड्यूटी ऑफ द यूनियन क्या है, तो प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये सब प्रोवाइडेड है डायरेक्टिव्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। तो राजेंद्र प्रसाद थे और सी राजा गोपालचारी थे। बी आर अम्बेडकर पार्ट नहीं थे। फिर नेक्स्ट है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी द टर्म रिपब्लिक इम्प्लाइज वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड ऑल public offices being open to every citizen without any discrimination। 89 है कि an open competition system of competition and recruitment was introduced by Charter Act of 1853। Which of the following bodies was recommended by Santanam Committee report of 1962 to 64 to CVC? It was established in 1946 by an executive resolution of the central government in establishment was recommended by Santanam Committee on Prevention of Corruption Act। CBI जो है ये सेटअप हुई थी 1963 में by resolution of the Ministry of Home Affairs। Later it was transferred to the Ministry of Personnel and now it enjoys the status of an attached officer। जबकि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट फिर ARC नहीं। फिर नेक्स्ट है 91 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव रिकॉग्निशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये लॉर्ड कैनिंग के अंदर हुआ था इन 1859। इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861 जिसने रिकॉग्निशन दिया पोर्टफोलियो को। फिर 92 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो एक है कि दे सर्व एज वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल एक्टिविटी। वो हेल्प करता है कोर्ट में एग्जामिन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ एंड fundamental rights are prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country and protect the liberties and freedom of the people against invasion of the state। तो ये fundamental rights होगा थर्ड का, ताकि fundamental duties। फिर 93 है कि which of the collective principles of state policy were not part of the original constitution। तो ये था कि to promote equal justice and to provide free legal aid, जो कि आर्टिकल 39 ए है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। उसी तरह दूसरा जो ऐड किया गया वो है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि 48A के थ्रू हुआ। फिर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 97th अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 43B किया गया। उसी तरह एक और है जो 86th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ आर्टिकल 45 को चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 एंड मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। 94 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपल्सरीली प्लेज अ रोल इन द पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्ले करता है रोल। फिर 95 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू फिनेंशियल इमरजेंसी। पहला तो है कि नो फिनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड सो फार, ये सही है। फिर बट द under Article 360
empowers the president to proclaim a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened. But this provision was subsequently deleted by 44th Amendment Act of 1978, implying that the satisfaction of the president is not beyond judicial review. Once approved by House of Parliament, the financial emergency continues indefinitely till it is revoked. इसका मतलब है कि there is no maximum period prescribed for its operation and repeated parliamentary approval नहीं चाहिए. Statement 2 is not correct. For no financial emergency has been declared so far. The 96 है कि which of the following can be included in the definition of state used in different प्रोविजंस कंसर्निंग फंडामेंटल राइट्स? तो स्टेट के लिए कौन कौन सा है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एनसीईआरटी हो गया, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो गया, पंचायत हो गया, ये सब हो जाएगा उसमें. फिर विथ रेफरेंस टू प्रीएम्बल, it is neither a source of power nor a prohibition upon the powers of legislature. It is non justiciable in court of law. ये दोनों सही है. फिर the court held that the basic element or the fundamental feature of the constitution as contained in the preamble cannot be altered by an amendment under article 368. इसलिए स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत है. बेरुबारी में था कि नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अल्टर्ड. फिर 98 के आर्टिकल 15 एंड 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड्स एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड? वो होगा वुमेन एंड चिल्ड्रन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. ये आर्टिकल 16 में द एक्सेप्शन, वही ये दोनों का एक्सेप्शन है. Through the Constitutional 103rd Amendment Act 2019, the category economical weaker section was added. फिर 99 है कि which of the following constitutional amendments are related to or affect fundamental duties? तो ये होगा 42nd Constitutional Amendment Act. In 1976, the government set up Sardar Swaran Singh Committee to make recommendation. It was the period of internal emergency of 1975 to 77. The government accepted this recommendation and enacted the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. This new part consists of only one article, that is Article 51A, which for the first time specifies a code of 10 fundamental duties of the citizen. In 2002, one or more fundamental duty was added by 86th Constitutional Amendment Act of 2002 to give effect to the right to education. फिर 96th Constitutional Amendment Act जो है pertains to the entry of Odia language to Odia in the 8th schedule of the Constitution of India. अब last question है कि with reference to the procedure for approval and continuation of a national emergency, the proclamation of emergency must be approved by both the House of Parliament within 1 month from the date of its issue. और दूसरा कि every resolution approving the continuation of the emergency must be passed by the House of Parliament by special majority. ठीक है. और a resolution of disapproval is different from resolution approving the continuation of proclamation in the following two respect. पहला तो कि the first one is required to be passed by Lok Sabha only, while second one needs to be passed by both the house. Or the first one is to be adopted by simple majority only, while second one needs to be adopted by a special majority. इसलिए 3 गलत है.